जय हिंद जय भारत मित्रों। कृष्णा जीएस वर्ल्ड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या था, ई गवर्नेंस की पहली सीरीज हो चुकी थी और ई गवर्नेंस में हम देखेंगे भारत में ई गवर्नेंस का विकास, उसमें भी कुछ चीज़ें हो चुकी थी। अब समझना है मित्रों कि हम 2008 तक पहुंच चुके थे कि भारत में 2008 तक कौन कौन सी चीज़ें स्थापित हो चुकी थी। तो मित्रों 2008 में CSE कॉमन सर्विस सेंटर, हमने बताया था कि कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत हुई थी। इसका जो ट्रेड नाम है कॉमन सर्विस सेंटर का जो ट्रेड नाम है एक प्रकार से डिजिटल सेवा केंद्र है। अब देखिए मित्रों 2008 में ही SDC मतलब कि स्टेट डाटा सेंटर, राज्य आंकड़ा केंद्र की शुरुआत हो चुकी थी 2008 में। इसका मकसद क्या था कि केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के मध्य क्या है, डाटा के व्यवस्थित तरीके से प्रवाह करना, G2C और G2B, गवर्नेंस से गवर्नेंस और क्या है गवर्नेंस से बिजनेस के बीच एक बेहतर संबंध को स्थापित करना था। क्या किसका? SDC का प्रमुख लक्ष्य था। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों 2010 में। समझिएगा कि राष्ट्रीय नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र क्या है, 2010 में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना होती है और इसका क्षेत्र भारत और भूटान होता है। स्थापना कहाँ होती है? नई दिल्ली में होती है। यह इसका पर्पस क्या है? वही है एविडेंस के क्षेत्र में विकास से वृद्धि करना। अब आगे चल के मित्रों 2000 अक्टूबर 2011 में एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना आती है जो हमारे कई एग्जामों में मेंस में सीधे पूछ लिया जाता है, भारत नेट प्रोजेक्ट। तो हम समझेंगे कि भारत नेट प्रोजेक्ट है क्या। भारत नेट प्रोजेक्ट, इसका जो पहले नाम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था। क्या नाम था? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क था। भारत नेट प्रोजेक्ट 2015 में, समझिए कि 2015 में क्या हुआ कि 2011 में इसका नाम क्या था? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क, लेकिन इसी का नाम 2015 में भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है कि लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को क्या किया जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई ब्रॉडबैंड की सुविधा, मतलब एक स्पीड नेटवर्क की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि क्या ई गवर्नेंस को लागू किया जा सके। अब मित्रों 2012 में ही भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड की स्थापना हो गई थी। कब? 2012 में। तो ये क्या है, 2011 में भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जिसका पर्पस क्या था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई ब्रॉडबैंड सुविधा या एक हाई स्पीड तरीके से डेटा संचालन किए नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क जाल की स्थापना की गई। कब? 2011 में। अब आते हैं एक सबसे प्रमुख हमारे NDA सरकार या कहीं मोदी सरकार की बहुत अच्छी योजना है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो आपका आता है 1 जुलाई 2015 को आता है। कब आता है? मित्रों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मतलब इंडिया को हम कैसा बनाएंगे? डिजिटल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है कि आज के परिवेश में कोई व्यक्ति कहीं भी जा रहा है, अगर डिजिटल के माध्यम से उसको प्रत्येक, जैसे मान लीजिए उसको टिकट बुक करना है, मोबाइल से बुक कर दिया, पेमेंट करना है, UPI पेमेंट कर दिया, जैसे कोई फॉर्म भरना है या कोई जानकारी लेना है, कहीं भी जाना है, तो वो पूरा एक प्रकार से हमारा इंडिया डिजिटलाइज हो चुका है। इसके माध्यम से हम पूरी जानकारी या सूचना दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, ई गवर्नेंस का एक बेहतर परिणाम है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत में इंटरनेट के क्षेत्र में क्या क्रांति ला दी है? इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, क्षेत्र में क्रांति ला दी है। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम बहुत सारी ऐसे सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं कि आज प्रत्येक गांव में या कहीं एक व्यवस्थित नेटवर्क की सुविधा है और क्या है, स्मार्टफोन है, या बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनके माध्यम से सरकार अपनी जनता तक सूचनाएं या सेवाएं दे रही है। तो देखिए मित्रों डिजिटल इंडिया जो है हमारा, तो डिजिटल इंडिया का मेन पर्पस क्या है? डिजिटल इंडिया का मेन पर्पस ये है कि
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को क्या करना, बढ़ावा देना। अब समझिए कि जो डिजिटल इंडिया हमारा कार्यक्रम चला था, यह इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया था। किसके द्वारा? सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। डिजिटल इंडिया की ही पहल थी कि इसके अंतर्गत लगभग 9 स्तंभों को रखा गया, और ये 9 स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए पहला स्तंभ हम देखते हैं क्या, ई क्रांति, अर्थात क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति। इसके माध्यम से हम क्या किए कि प्रत्येक ई क्रांति के माध्यम से हम एक बेहतर ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराए। जैसे हम ई गवर्नेंस के ही माध्यम से, ई क्रांति के द्वारा हम क्या किए, एक जैसे डिलीवरी वाले चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम उपलब्ध कराए। और ई क्रांति का ही परिणाम है कि डिजिटल इंडिया का ये क्या है, एक पहल है। और ये क्या, मोबाइल गवर्नेंस और देश के सुशासन की महत्वपूर्ण जरूरत को यह देखता है। क्या? मोबाइल गवर्नेंस व सुशासन की महत्वपूर्ण जरूरत को क्या है, ये देखता है। और साथ ही क्या है कि ई गवर्नेंस के बदलाव के लिए विजन यूनियन कैबिनेट ने 2015 में एक अनुमोदन दे दिया था। या कहें कि ई क्रांति ये क्या है, डिजिटल इंडिया की एक पहल है, जिसके माध्यम से मोबाइल गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के द्वारा हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए ई क्रांति जो है इसका एक भाग है, ठीक है। इसके तहत मोबाइल फाल्ट की भाषा का स्थानीयकरण किया गया, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए माप के आधार पर आईसीटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, मतलब बहुत सारे कार्य किए गए। तो इसका पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरा स्तंभ हम देखते हैं क्या है कि दूसरा स्तंभ है सबके पास फोन की उपलब्धता होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया के तहत जो 9 स्तंभ है, तो उनमें क्या है, दूसरा सबके पास फोन की उपलब्धता होनी चाहिए। मित्रों देखिए, जब प्रत्येक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन रहेगा, तो सरकार को अगर कोई सूचना देना है या जानकारी देना है, ठीक है, तो क्या करेगा, या किसी न किसी सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या करेगा, वो अपनी सूचना को पहुंचाएगा और जनता तक आसानी से उपलब्ध हो सकेगी और उसको जनता को फायदा मिल सकेगा। और जैसे मान लीजिए इसी के तहत ई शासन की अवधारणा है। अब आज का शासन पहले जैसे शासन नहीं रहेगा। अब आज मान लीजिए जो कलेक्ट्रेट है, उसके जितने भी अधिकारी हैं, ठीक है, या कहें कि प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, वो सभी एक ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। जिसको जो कार्य होता है, तो कलेक्टर हो गया या ऊपर से कहें तो जो भी आदेश देना हो, तो जितने भी समय देना पड़ेगा उनको करना पड़ता है। तो ये क्या है, और ये मतलब कार्यों में अनावश्यक देरी होते हुए भी और उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। जैसे मान लीजिए जितने भी अधिकारी जुड़े हैं, उसमें जिस क्षेत्र का काम है, तो जो वरिष्ठ अधिकारी होगा अपने कनिष्ठ अधिकारी को क्या करेगा, मैसेज भेजेगा कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तो उसको मीटिंग करने या बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, एक मैसेज के माध्यम से पूरा काम हो गया। तो ये किसका परिणाम है, ये लाल फीताशाही भी नहीं हुई, मतलब कार्यों में आवश्यक देरी भी नहीं हुई, भ्रष्टाचार में भी कमी आई, और कम समय में हम अच्छा क्या करें, परफॉर्मेंस कर पाए। ये क्या है, ई शासन है हमारा। अब मित्रों इसी में आगे देखें तो सभी के लिए सूचना है, और सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईसीटी के जरिए रोजगार, भविष्य के तैयारी कार्यक्रम। देखिए आईसीटी के जरिए क्या है, रोजगार भी। आज जैसे हमारी शिक्षा कैसी है, परंपरागत शिक्षा है, जो हम पहले बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे कोर्स, डिजिटल इंडिया आने के बाद आज बहुत सारे ऐसे कोर्स का विकास किया गया है। जैसे हम मान लीजिए ई कॉमर्स के संबंध में हम कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। हम किसके संबंध में, सूचना प्रौद्योगिकी के बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं, उनको करने के बाद उनको बहुत अच्छे जॉब मिल जाती है, रोजगार भी मिल जाता है। और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकार ने अब क्या ही कर दिया है, 8वीं 9th से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो सिलेबस में स्टार्ट होगा। तो ऐसे पहले ये सब किसका परिणाम है, यही इसी है, ई गवर्नेंस या डिजिटल इंडिया का परिणाम है। और ये आईसीटी के जरिए रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक इसकी डेट पूछता है 1 जुलाई 2015 को आई थी, ठीक है ना, इंडिया को क्या डिजिटल करने के लिए। तो ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो चुका आपका। अब मित्रों 2016 में एक महत्वपूर्ण
घटना घटी थी। कब? 2016। मित्रों 2016 में संचार मंत्रालय और सूचना संचार मंत्रालय, देखिए संचार मंत्रालय व सूचना संचार IT मंत्रालय को क्या किया गया था? अलग कर दिया गया था। देखिए क्या हुआ था, 1951-52 में सूचना संचार मंत्रालय का गठन किया गया था 1951-52 में। फिर 1999 में IT मिनिस्ट्री और संचार सूचना प्रौद्योगिकी को क्या किया गया था? IT मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी को क्या किया गया था? इकट्ठा किया गया था। लेकिन 2016 में संचार मंत्रालय और सूचना संचार IT मंत्रालय को अलग अलग कर दिया। अब 2016 के बाद हम देखते हैं मित्रों कि जैसे ये इससे संबंधित और बहुत सारी परियोजनाएं, जैसे ई-बाजार परियोजना, ई-मेडिसिन हो गई, मतलब अब हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग होने लगा है, ठीक है। इसलिए हम बहुत सारी ऐसी परियोजनाओं को देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हो गई ये वाली चीजें हो गई। अब देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आएंगे, ऐसे तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम को दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। मित्रों देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब डिजी लॉकर हो गया। डिजी लॉकर के बारे में अगर आपने सुना होगा तो देखिए ये क्या है, एक प्रकार से डिजी लॉकर एक स्कीम है जिससे आधार कार्ड जुड़ा होता है। क्या? इससे आधार कार्ड जुड़ा होता है और आप इसमें डिजिटल लॉकर, मतलब आप इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं। क्या? अपने रिकॉर्ड्स एक व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं डिजी लॉकर में। और ये 10 MB का व्यक्तिगत स्टोरेज स्पेस मिलता है इसमें, ठीक है। 10 MB का व्यक्तिगत स्टोरेज स्पेस मिलता है। तो हम कहें कि हमको हमें अपना रिकॉर्ड्स रखना है व्यवस्थित तरीके से और सुरक्षित रखना है, तो डिजी लॉकर में हम रख सकते हैं। और मित्रों जैसे कुछ ऐसे परियोजनाएं हैं जो अलग अलग राज्य सरकारों ने चलाया था। अगर पूछ लेता है भूमि प्रोजेक्ट कहाँ की परियोजना है, तो भूमि प्रोजेक्ट जो है आपकी कर्नाटक सरकार की है। कहाँ की है? तो उन्होंने क्या किया है कि जितने भी भूमि से संबंधित रिकॉर्ड से उनको सब ऑनलाइन कर दिया है, सेव कर दिया है। और जैसे खजाने परियोजना कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। अब जैसे मान लीजिए अगर पूछ ले ई मित्र परियोजना कहाँ की है? राजस्थान की है। ज्ञानदूत परियोजना कहाँ की है? यूपी की है। नहीं सॉरी, ज्ञानदूत मध्य प्रदेश की परियोजना है। तो मित्रों जैसे ये बहुत सारी परियोजनाओं का सीधे नाम पूछेगा MPPSC अन्य एग्जामों में कि भूमि प्रोजेक्ट कहाँ का है? कर्नाटक का है। खजाना कहाँ का है? खजाने प्रोजेक्ट कहाँ? आंध्र प्रदेश का है। ऐसा समझिए कि आंध्र प्रदेश में खजाना सर्वाधिक है, ठीक है। भूमि को महत्व कहाँ दिया जाता है? कर्नाटक में। हमारे मित्र कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। ज्ञानदूत देखिए वैसे भी मध्य प्रदेश जो है, ठीक है ना। तो यहाँ किसने? भगवान कृष्ण और बलराम जैसे व्यक्तियों ने शिक्षा ग्रहण की थी, इसीलिए हम ऐसा समझते हैं कि ये ज्ञान का केंद्र है। तो ज्ञानदूत मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आगे देखते हैं लोकवाणी यूपी सरकार की परियोजना है ई गवर्नेंस के संबंध में। अब फेड्स केरल की है। फेड्स परियोजना जो है कहाँ की है? केरल की है। अब आगे हम ऐसी बहुत सारी परियोजनाओं को देखेंगे। जैसे मान लीजिए ई सेवा, एक और परियोजना। क्या? ई सेवा मतलब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए हम सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तो ई सेवा कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश की 2 परियोजनाएं हैं, खजाने और ई सेवा, ठीक है। इसको कैसे सेवा सर्वाधिक कौन देता है? आंध्र प्रदेश देता है। अब मित्रों जैसे और कार्यक्रम है ई कोर्ट कार्यक्रम। जैसे ई कोर्ट परियोजना है तो क्या किया जाता है? ऑनलाइन सुनवाई की जाती है ई कोर्ट में, ठीक है। यह न्याय विभाग का, अगर भी पूछे किस विभाग का है? न्याय विभाग का, न्याय विभाग के न्याय मंत्रालय का ये परियोजना है। अब आगे हम देखते हैं मित्रों कि जैसे ई जिला कार्यक्रम है।
अब ये हो गया। अब देखते हैं ई जिला सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ई जिला कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यह है कि जिला स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराना। क्या? जिला स्तर पर नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराना। अब मित्रों जैसे मान लीजिए MCA 21 परियोजना जो चल रही है, वो अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है, ये कारपोरेट से संबंधित है, कारपोरेट मामलों के लिए MCA 21। अब आगे ई ऑफिस योजना एक, ये पूछता है किस क्षेत्र की है, किस विभाग की है। ई ऑफिस कहाँ की है? जो ई ऑफिस आपकी परियोजना है तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत निवारण के लिए प्रारंभ की गई थी। अब एक योजना है मित्रों की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी 2006 में गठित की गई थी। कब? राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी 2006 में। अब मित्रों अगला हम देखेंगे, अगला कार्यक्रम मेरी सरकार। क्या? मेरी सरकार। अगर पूछ लेता है मेरी सरकार परियोजना कब आई? मेरी सरकार परियोजना आपकी जो है 26 जुलाई 2014 में मोदी सरकार बनती है, इसीलिए मोदी सरकार बनती है, इसीलिए 2014 में ही क्या होता है कि मेरी सरकार, एक प्रकार से जनता की सरकार। ठीक है, तो मेरी सरकार 26 जुलाई 2014 में नागरिक सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को अपने विचार साझा करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो जैसे मेरी सरकार 26 जुलाई 2014 को। अब देखते हैं एक दो और महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं कि जैसे डिजिटल भुगतान। अब देखिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमने क्या किया था कि 26 नवंबर 2010 22 नवंबर 2010 को इंडिया पेमेंट सर्विस की स्टार्ट किया था। इंडिया पेमेंट सर्विस जुलाई 2010 को प्रारंभ किया था। कब? जुलाई 2010 को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा को देने के लिए, और अप्रैल 2016 में इसे क्या है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका यूपीआई सॉरी हाँ, अब देखिए 2016 में यूपीआई की शुरुआत की गई थी। देखिए यूपीआई जो है, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा करता है। ठीक है, नेशनल पेमेंट। देखिए यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट ऑफ, ऐसे कुछ इंटरफेस है। यूपीआई जो परियोजना है जो कब स्टार्ट की गई थी? 2016 में। कब स्टार्ट की गई थी? 2016 में यूपीआई परियोजना स्टार्ट की गई थी 1 अप्रैल 2016 को, और यह नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ की गई। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूपीआई। अब अगर आता है आपका भीम आधार, भीम में आता है, तो इसी के बाद भीम में भारत इंटरफेस ऑफ मनी, ये कब स्टार्ट किया गया था आपका? ये भी 2016 में स्टार्ट किया गया था। भीम का फुल फॉर्म पूछा करता है आपके एग्जाम में, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, ये कब प्रारंभ किया गया था? 2016 में। यूपीआई भीम आधार जो है पूरा एक प्रकार से लिंकअप है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पेमेंट करता है। ठीक है, तो भारत इंटरफेस ऑफ मनी इसका फुल फॉर्म है। ये कब स्टार्ट किया गया था? 2016 में प्रारंभ किया गया था मित्रों। अब देखिए, अब इसी के बाद कब? 30 दिसंबर 2016 को भीम आधार। ठीक है, कि भीम आधार फिर से भीम इसको आधार से लिंक कर दिया गया, भीम आधार हो गया। अब एक चीज और है, उमंग जो है, उमंग एक 2017 में प्रारंभ किया गया था, और इससे संबंधित एक फास्ट टैग जो है 2014 में फास्ट टैग, इसे मेरी सरकार की बात जो है फास्ट टैग योजना प्रारंभ की गई। फास्ट टैग कब? 2014 में। मित्रों ये रही कुछ मुख्य परियोजनाएं आपके एग्जाम की दृष्टि से।
और जैसे ई नाम भी 2016 में आ जाती है, ई नाम पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर, अब यही पूरा है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। कहने का मतलब जो ई नाम पोर्टल है, ई नाम पोर्टल है, तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो जैसे ये देश के सभी मंडियों को आपस में जोड़ता है। ई नाम पोर्टल 2016 में आता है। जैसे मान लीजिए हम गेहूं बेचना है तो रीवा की मंडी, सतना मंडी, जितनी भी मंडियां हैं देश की, सभी मंडियों को भाव एक साथ हम देख सकते हैं। जहां हमारी इच्छा पड़ती है वहां हम बेच सकते हैं। तो ये है क्या, ई गवर्नेंस का ही परिणाम है। ई नाम पोर्टल 2000 का आया है, 16 में आया है। अब मित्रों ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कॉस्मोस अगर आ गया कि कॉस्मोस प्रोजेक्ट क्या है, कॉस्मोस छत्तीसगढ़ का क्या है, एक प्रोजेक्ट है, छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रोजेक्ट है। तो मित्रों जैसे कॉस्मोस हो गया तो छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट है। बहुत सारे ऐसे, जैसे दर्पण हो गया, दर्पण प्रोजेक्ट हो गया। अब देखिए दर्पण प्रोजेक्ट क्या है आपका, दर्पण प्रोजेक्ट जो है डिजिटल अचीवमेंट्स ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, ठीक है, इसके लिए चलाया गया था। अब जैसे मगराज हो गया तो मेघों के लिए है। अब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है कि जैसे मान लीजिए स्वयं स्टडी ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एक्सपीरियंस, ठीक है। ई ब्रिज पोर्टल महत्वपूर्ण है, ई ब्रिज पोर्टल ये कब आया था, ई ब्रिज पोर्टल 2013 में आया था। कब आया था मित्रों, 2013 में। देखिए गवर्नेंस टू बिजनेस का एक महत्वपूर्ण क्या है, भाग है। ई ब्रिज पोर्टल जो है गवर्नेंस टू बिजनेस का महत्वपूर्ण भाग है। भारत में कहीं भी व्यवसाय आरंभ करने के लिए जो इच्छुक निवेशक है, ठीक है, भारत के अंदर कहीं भी व्यवसाय प्रारंभ करना है अगर, ठीक है, जो उसके लिए इच्छुक निवेशक है किसी भी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, मतलब इच्छुक निवेशक क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये क्या है, G2B का एक प्रमुख उदाहरण है। तो ई ब्रिज पोर्टल पूछताछ का प्रारंभ किया 2013 में, काहे के लिए है, व्यवसायियों के लिए है, जो इच्छुक निवेशक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते हैं और फिर प्रारंभ कर देते हैं। अब इसी तरह का एक ई पार्लियामेंट कार्यक्रम, इतना जो ई पार्लियामेंट कार्यक्रम है, देश के अंदर संसद को दूसरे देश की संसद से क्या करेगा, संपर्क स्थापित करेगा। क्या करेगा, देश के अंदर ई पार्लियामेंट जो है, देश के अंदर देश की संसद को अन्य देश की संसद से संपर्क स्थापित करेगा। मित्रों अब हम देखेंगे कि ई गवर्नेंस से संबंधित, ई गवर्नेंस के लिए भारत सरकार ने प्रमुख सरकारी ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है। तो उनको देखेंगे जो हमारे एग्जामों में सीधे पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है कि ई गवर्नेंस के लिए, भारत में ई गवर्नेंस के लिए सरकारी पोर्टल व ऐप जो लॉन्च किए हैं उनको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम पहला देखे लेते हैं कि गर्व ऐप क्या है, गर्व ऐप। अब पूछेगा कि गर्व ऐप किससे संबंधित है, तो हम बताएंगे क्या, ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप है। समझ में आ रहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ये ऐप प्रारंभ किया गया है। मित्रों जैसे मान लीजिए आपका कोई दूसरा ऐप क्या है, मान लेते हैं शगुन पोर्टल। क्या है, शगुन पोर्टल। तो शगुन से क्या मतलब है, शगुन से मतलब अगर निकाले हैं आप तो ठीक है, स्कूलों को आपस में जोड़ने हैं, तो स्कूलों को आपस में जोड़ने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया था, शगुन पोर्टल। अब देखिए ग से ग्रामीण विद्युतीकरण, ग से ग्रामीण, व से विद्युतीकरण हो गया। अब शगुन क्या हो गया, स्कूल के लिए हो गया, स्कूलों को आपस में जोड़ने के लिए। इसी प्रकार से हम बहुत सारे ऐप को देखेंगे, जैसे दिशा ऐप हो गया आपका,
एक। अब दिशा एक का क्या आकार क्या होता है, देखिए दिशा नाम ही है क्या, दिशा। तो दिशा किसको दिखाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने क्या किया कि महिला सुरक्षा के लिए जैसे पुलिस सेवा, चिकित्सा सेवा या निकट पुलिस स्टेशन पर आपातकालीन स्थिति में संदेश पहुंचाना था। क्या दिशा एक जो है किसने किया था, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश की 3 परियोजना है, खजाना प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, दिशा एक है, एक और कोई प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। तो दिशा एक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा या महिला सुरक्षा के लिए, क्या महिला सुरक्षा के लिए उनको बेहतर मेडिसिन सेवा देगा और पुलिस सेवा उपलब्ध कराएगा, मेडिसिन और चिकित्सीय वही या पुलिस सेवा। तो अगर पूछता है आपके एग्जाम में कि दिशा ऐप किससे संबंधित है, सड़क सुरक्षा से है, महिला सुरक्षा से है, मान लीजिए न्याय विभाग से है या उनके विकास के लिए है, तो हम क्या बताएंगे, दिशा ऐप महिला सुरक्षा से। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सीधे आपके एग्जामों में। अब चौथा एक जो हम देखेंगे अगला, तो क्या है, दिव्यांग सारथी। क्या है दिव्यांग, देखिए दिव्यांग मतलब जो है सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से असहाय किसी तरीके से, उनके लिए सारथी का काम कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो ये पहले यही समझ लीजिए कि जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाएगा और दिव्यांगों को बहुत सारी जानकारी इससे मिलेगी, इस के माध्यम से। अब 5वां हम देखें अगर अगला, तो जैसे 5वां है अगला है, जैसे मान लीजिए तरंग जो पोर्टल है, तो कैसे समझ में आ रहा है, विद्युत से संबंधित है ना। तरंग जो है, विद्युत में तरंग उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन परियोजना पर नजर रखने के लिए किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा। अब मित्रों जैसे हम देखेंगे कि सचेत एप्लीकेशन, क्या सचेत एप्लीकेशन, इसके नाम में जाइएगा। देखिए ये सचेत कर रहा है आपको, ठीक है ना, जागरूक कर रहा है। क्या कर रहा है, आपको सचेत कर रहा है कि बैंकों में धोखाधड़ी अगर हो तो सचेत रहिए। क्या आजकल बैंकों में बहुत बड़े बड़े घोटाला होने लगे हैं, तो इसीलिए बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या है, सचेत एप्लीकेशन। तो ऐसे समझिए कि बैंक जब आप जाइए क्या करिए, सचेत रहिए। याद हो गया। अब देखते हैं मित्रों सारथी, जो सारथी ऐप है, सारथी ये क्या है, रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसके द्वारा रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया है सारथी ऐप। अब सागरवाणी एप्लीकेशन है, क्या है, सागरवाणी एप्लीकेशन। तो ये क्या है कि समुद्री क्षेत्र में जो है ये महत्वपूर्ण दिशा को बताएगा या उसकी दूरी को बताएगा कि आपकी कितनी मील, नाटिकल मील आपकी समुद्री सीमा है। तो सागरीय क्षेत्र के लिए सागरवाणी। समुद्री क्षेत्र के लिए। अब मित्रों जैसे मान लीजिए फिर अगला कौन सा है, जैसे मान लीजिए मेघदूत है, मेघदूत। जैसे मेघ का मतलब क्या होता है, बादल होता है, इसीलिए मौसम से संबंधित वादा क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। तो मौसम से संबंधित क्या जानकारी के लिए मेघदूत प्रारंभ किया गया था। कौन सा है, मेघदूत। अब मित्रों एक पूछता है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है, क्या आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु ऐप की डेट पूछता है, किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया था। तो यह कब प्रारंभ किया गया था, 2 अप्रैल 2020, जो ये कोरोना महामारी के समय उससे संबंधित जागरूकता लाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था, 2 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया था। और देखिए NIC और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर प्लस सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। हमने क्या बताया था, कोविड महामारी के समय उसके संबंध में जानकारी के लिए 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था और ये 12 भाषाओं में लॉन्च हुआ था। कितने भाषाओं में, 12 भाषाओं में लॉन्च हुआ था।
तो ये आरोग्य सेतु एक बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। अब जैसे समाधान है, समाधान तो जैसे चुनाव आयोग का है, ये कौन सा है, चुनाव आयोग से संबंधित है। अगर पूछता है समाधान एक जो है किससे संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। समाधान, समाधान के साथ साथ एक सुविधा है, क्या है, सुविधा। तो दोनों क्या किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित है समाधान और सुविधा है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से जो मान लीजिए समाधान के लिए क्या है कि नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार के कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हो तो कर सकते हैं। ठीक है। सुविधा के लिए क्या है कि प्रतिनिधि उम्मीदवार जो है चुनाव एजेंसी उद्देश्यों के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है। अब जैसे एक है पेंसिल है, क्या है, पेंसिल। देखिए पेंसिल कौन पेंसिल से कौन लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं। तो ये क्या है, बाल श्रम से संबंधित क्या है, जागरूकता लाने के लिए 2017 में प्रारंभ किया गया। 2017 में किससे संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित जागरूकता लाने के लिए पेंसिल ऐप का प्रारंभ किया गया था। अब दीक्षा ऐप है, क्या है, दीक्षा। ये क्या है, शिक्षकों के लिए, शिक्षकों की जीवन शैली में या लर्निंग में बदलाव, मतलब सिखाने की प्रोसेस में बदलाव लाने के लिए दीक्षा ऐप प्रारंभ किया गया था केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय मानव संसाधन, शिक्षा वैसे भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है। शिक्षकों के जीवन शैली में बदलाव के लिए कौन सा, दीक्षा ऐप को प्रारंभ किया गया था। अब एक है हमराज। अब देखिए मान लीजिए ये हमराज ऐप है। देखिए हम राज्य कब करेंगे, जब हमारी सेना मजबूत होगी, इसीलिए सेना द्वारा प्रारंभ किया गया था हमराज ऐप। इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था हमराज ऐप, सेना के द्वारा। ठीक है। उसके जवानों की पोस्टिंग और प्रोन्नति के लिए, पोस्टिंग और प्रोन्नति के लिए यह प्रारंभ किया गया था। मित्रों इसी प्रकार से जितने भी ऐप होंगे, पोर्टल होंगे, जितनी भी चीजें होंगी हम उनको एक एक करके देखते रहेंगे, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब अगला ऐप कौन सा है मित्रों, जैसे कि कोयल मित्र। क्या, कोयल मित्र। ये क्या है, कोयले से संबंधित। किससे संबंधित है, कोयल मित्र परियोजना जो है, या कोयल मित्र पोर्टल जो है कोयला मंत्रालय द्वारा है, घरेलू कोयला उपयोग को कमी लाने के लिए। जो घरेलू कोयला उपयोग ज्यादा होता है उसमें कमी लाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि घरेलू में जब हम कोयला का ज्यादा उपयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए तरंग संचार, ठीक है, दूर संचार के लिए है, बता दिए थे हम उतने समय, तरंग जो विद्युत वाला था। अब हरपथ, एक हरपथ परियोजना, क्या, हरपथ। देखिए हर से मतलब है हरियाणा, हरियाणा सरकार द्वारा, पथ का मतलब होता है सड़क। ठीक है ना। तो हरियाणा सरकार द्वारा सड़कों के लिए क्या है, सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है, हरपथ योजना प्रारंभ की थी हरियाणा सरकार के द्वारा। अब मित्रों जैसे पीपुल्स फर्स्ट, एक और आंध्र प्रदेश की परियोजना क्या है, पीपुल्स फर्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, मतलब जनता को प्राथमिकता देने के लिए पीपुल्स आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। मतलब ये क्या है कि लोगों को शासन के बारे में वास्तविक समय पर सूचना मिले, लोगों को शासन के बारे में वास्तविक समय पर सूचना मिलनी चाहिए। तो ये पीपुल्स फर्स्ट योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की थी। अब एक जन सुनवाई पोर्टल, क्या है, जन सुनवाई पोर्टल जो है 2016 में यूपी सरकार ने प्रारंभ किया था। किसने, यूपी सरकार ने 2016 में जन सुनवाई नामक पोर्टल की शुरुआत की थी। और उसमें क्या कहा था कि मतलब जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन चल रही है 181, तो ये क्या है, एक प्रकार से जन सुनवाई ना है कि हम जितने भी ऐसा शिक्षा से हो गया या बहुत सारे ग्रामीण एरिया में जितनी भी समस्या है उससे संबंधित हम क्या कर सकते हैं, सीधे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये इसी प्रकार का एक पोर्टल था। तो इसका एक नंबर था, जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समाधान किया जाता था। तो ये बहुत सारे मित्रों क्या हो गए, हमारे बहुत सारे पोर्टल्स हो गए जो हमारे इसमें पूछता है। जैसे मान लीजिए एक आता है कोविड ऐप, ये भी महत्वपूर्ण है, क्या, आरोग्य सेतु हो गया,
अब एक आता है कोविन ऐप। अब ये देखना है मित्रों कि कोविन ऐप को प्रारंभ किसने किया था। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। 12 भाषाओं में ये भी था, आरोग्य सेतु ऐप की तरह। अब देखिए मित्रों कि कोविन जो ऐप है कोरोना के टीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रारंभ किया गया था। कोरोना के टीके के लिए, कोरोना टीके संबंधित है। तो ये कोविन ऐप हो गया। पंजीकरण है तो आधार कार्ड की अनिवार्यता होती है इसमें। किसकी? आधार कार्ड की, जो हम टीका लगाते थे, आधार कार्ड की अनिवार्यता होती थी पंजीकरण के लिए। अब मित्रों ये हमारे क्या हो गए? प्रमुख पोर्टल हो गए हैं। अब जैसे एक है मेरिट, ये भी किससे संबंधित है? विद्युत मंत्रालय से संबंधित है मेरिट। अब ये पोर्टल होने के बाद हम कुछ कार्यक्रम देखेंगे। कार्यक्रम भी हो गए हमारे, लेकिन इसमें कुछ ई पोर्टल हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल हैं, उनको हम देखेंगे। ये जितने भी हमारे सरकारी पोर्टल या वेबसाइट्स हैं, ये हमारे सभी एग्जामों पर पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पोर्टल हैं, क्योंकि आप देख लीजिएगा ताम्र पोर्टल भी है। ताम्र पोर्टल जो है आपका, ये किससे संबंधित? ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा होता है, खनिज से संबंधित है। तो यही पूछा जाएगा कि ताम्र पोर्टल किससे संबंधित है। तो आप क्या बताएंगे? ताम्र पोर्टल केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय द्वारा खनन पोर्टल है। केंद्रीय खनिज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया प्रमुख खनिज पोर्टल है। उसके संबंध में पूरी खनिज के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब ई सदन हो गया, बता दिए विदेश जाने वाले डिजिटल ई सदन पोर्टल हो गया, ई सदन पोर्टल हो गया। अब इसी प्रकार से मेरिट हो गया, तरंग हो गया, दीप हो गया, डिस्कवरी या ठीक है नीलामी पोर्टल जो है दीप, एक प्रकार से दीप पोर्टल जो है नीलामी पोर्टल है। तो ये हमारे पूरे कितने हो गए? पोर्टल हो गए। जैसे नक्शा हो गया, तो नक्शा पोर्टल क्या है? इंडिया के क्या है? भौगोलिक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भौगोलिक स्थिति से संबंधित है नक्शा पोर्टल। ये हमारे प्रमुख पोर्टल हो गए। जैसे जनधन दर्शन एक आता है, जनधन, देखिए जनधन से खाता खुले थे, इसीलिए बैंकों से संबंधित होगा। तो ये किससे संबंधित है? बैंकों से संबंधित है। जनधन दर्शन एक है, किससे संबंध है? बैंकों से संबंधित है। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण पोर्टल हो गए। अब हम देखेंगे कि प्रमुख ई पोर्टल कौन कौन से हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल कौन कौन से हैं। जैसे ई सहज आपका पोर्टल हो गया, निदान सॉफ्टवेयर हो गया, दीक्षा पोर्टल हो गया, ई मंडी पोर्टल हो गया, ई नाम हो गया, वही है, ई औषधि हो गया, माई गवर्नमेंट पोर्टल हो गया। तो ये किसके लिए है? एक बार इनको देख लेते हैं। कुछ और कारकों को देखने के बाद ये हमारा गवर्नेंस वाला जो चैप्टर है समाप्त हो जाता है। तो मित्रों अब देखते हैं क्या ई पोर्टल। इसमें जैसे हम पहला देखेंगे कि ई सहज पोर्टल, ई सहज पोर्टल ये काहे के लिए है मित्रों? ई सहज जो पोर्टल है आपका प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा के लिए, ठीक है ना। तो ई सहज पोर्टल प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा को मंजूरी देने के लिए प्रारंभ किया गया था। प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा को मंजूरी देने के लिए इस पोर्टल को प्रारंभ किया गया था। मित्रों दूसरा पोर्टल कौन सा है? जैसे पेंसिल पोर्टल है। तो पेंसिल से कौन लिखता है? बच्चे लिखते हैं। तो ये बाल श्रम पर जागरूकता लाने के लिए यह पोर्टल चालू किया गया था। तो जैसे हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि बाल श्रम यानी बच्चे हैं, बाल से मतलब बच्चे हो गए, बच्चे क्या चलाते हैं? पेंसिल चलाते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर लिए। जैसे ई सहज, तो प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा के लिए क्या हो गया? ई सहज पोर्टल हो गया। अब अगला देखते हैं तीसरा दीक्षा पोर्टल। देख चुके हैं हालांकि, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ई पोर्टल है। दीक्षा क्या है? शिक्षकों की जीवन शैली में बदलाव के लिए है। शिक्षकों की जीवन शैली में बदलाव के लिए कौन सा है? दीक्षा पोर्टल है। अब चौथा आपका है कौन सा है? माई गवर्नमेंट पोर्टल। जैसे माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है तो क्या है? सरकार, देखिए गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार होता है, मतलब अर्थात मेरी सरकार। इसका मतलब क्या है? सरकारी सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल
प्रारंभ किया गया था। सरकारी सेवाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल प्रारंभ किया गया था। सघन पोर्टल स्कूलों में आपस में जोड़ने के लिए हमने बताया था। ई औषधि पोर्टल जैसे हो गया, जैसे कोरोना महामारी हमारी आई थी, उस समय क्या था कि कोई भी टैबलेट या दवाई नहीं काम कर रही थी, या तो हमारी एक व्यायाम वाली जीवन शैली है जो हमारी, या दूसरी चीज क्या है कि हमारी प्राचीन जो औषधियां थी उनका भी उपयोग किया गया है कोविड में। तो इस औषधि पोर्टल प्रारंभ करने का मकसद क्या था कि जो हमारी पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धति है उसके संबंध में जानकारी देना और एक प्रकार से आयुर्वेद को बढ़ावा देना। तो किसान पोर्टल जैसे हो गया, या ई मंडी पोर्टल, ई नैम पोर्टल हो गया। तो बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल हमने देखे। अब मित्रों हम अगला देखेंगे कि भारत में ई गवर्नेंस से संबंधित कुछ नीतियां सरकार ने लागू की। भारत में ई गवर्नेंस से संबंधित सरकार ने कुछ नीतियों को भी लागू किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय अधिनियम 2011 आया और धीरे धीरे आगे चल के डिजिटल साक्षरता मिशन आया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आया। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं कि जो हमारे क्या है भारत में जो संबंधित नीतियों को क्या करते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से संचालित करते हैं। और जैसे डिजिटल इंडिया नॉर्थ मिशन चालू हुआ, डिजिटल नॉर्थ ईस्ट मिशन, तो इसका जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मतलब डिजिटल में बदलने के लिए या डिजिटल सुविधाओं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ये चीजें हो गई। अब मित्रों जैसे मध्य प्रदेश में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ई शासन, आप जैसे मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी अन्य एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी मध्य प्रदेश की ई शासन संबंधी या मध्य प्रदेश से ई गवर्नेंस, तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का एक समग्र पोर्टल है। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश का जो समग्र पोर्टल है, इसके माध्यम से क्या है कि राज्य सरकार के संचालित होने वाली सभी योजनाओं की जानकारी मिलती है। राज्य सरकार की संचालित होने वाली सभी योजनाओं की जानकारी मिलती है। अब मित्रों जैसे ठीक है, तो इस पोर्टल में परिवार की जानकारी एकत्रित की जाती है। और जैसे ज्ञान दूत परियोजना हो गई, कौन सी दूसरी, मध्य प्रदेश में ज्ञान दूत परियोजना, तो ये कब प्रारंभ की गई थी, सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना। इंटरनेट आधारित सेवा की पहल की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण आबादी से संबंधित जानकारी को जुटाना था। ग्रामीण आबादी से संबंधित जानकारी को जुटाना था। जानकारी, तो ज्ञान दूत परियोजना पूछेगा कहाँ की है, मध्य प्रदेश सरकार की है, 2000 प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण आबादी संबंधित जानकारी को इसमें जुटाया गया था। ठीक है। और जिला प्रशासन लोगों के बीच एक इंटरनेट के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। तो मित्रों फिर आगे देखते हैं ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ की है, ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो है आपकी मध्य प्रदेश सरकार की ही परियोजना है। राज्य में ई गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की गई थी। जिला प्रशासन द्वारा सूचना संचार प्रौद्योगिकी, देखिए जिला प्रशासन को मजदूरी प्रदान करने के लिए सूचना संचार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सा, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। अब इसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि ई ट्रेड रिंग जैसे हो गया, ई ट्रेड रिंग। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, जैसे ऑनलाइन व्यापार, जैसे ई कॉमर्स है एक प्रकार से। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हम ऑनलाइन डेवलप करते हैं, व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, उसी प्रकार से क्या है ई ट्रेडिंग जो है पोर्टल जो है, इसके माध्यम से सूचना मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ई निविदा प्रणाली, ई निविदा, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र, जैसे मान लीजिए रोड बनवाना हमको ठेका देना है। ठीक है। तो इस पोर्टल के माध्यम से हम उसको उपलब्ध करा देंगे। जो अधिक बोली लगाएगा, जो जैसा होगा, पूरी प्रोसेस के बाद उसको निविदा या ठेका दे दिया जाएगा। तो ये ट्रेडिंग पोर्टल का ये फायदा हुआ। अब जियो सर्च मित्रों इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश के पोर्टल हैं, पूछे जा सकते हैं। जियो सर्च पंचायत और ग्रामीण विकास द्वारा
प्रारंभ किया गया था। पंचायत और ग्रामीण विकास द्वारा यह पोर्टल प्रारंभ किया गया था। और इसका पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था कि अपने शक्तिशाली खोज इंजन नक्शे पर एक क्लिक अपने प्रोफाइल के साथ साथ किसी गांव का पता लगाने की प्रक्रिया में, मतलब एक प्रकार से गांव का था, ठीक है ना, ग्रामीण पंचायत से संबंधित है, मतलब गांव का था ये पोर्टल। अब मित्रों अगला हम पोर्टल देखते हैं मध्य प्रदेश का जियो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब वही है, वन विभाग से संबंधित है मित्रों। अब अगला पोर्टल कौन सा है, जियो फॉरेस्ट। अब जियो फॉरेस्ट जो पोर्टल है मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा, ठीक है ना, वन भूमि के निरीक्षण के लिए, वन विभाग द्वारा वन भूमि के निगरानी या निरीक्षण के लिए, ठीक है, जियो फॉरेस्ट। अब अगला जो है आपका भू नक्शा। भू नक्शा से मैं याद आया, एक स्वामित्व योजना चल रही है। स्वामित्व योजना में जो स्वामित्व योजना चली है उसके तहत क्या किया, ड्रोन से पूरे भारत के जितने भी मतलब एरियाज हैं उसका क्या किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी और एक नक्शा तैयार किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, एक कार्ड, स्वामित्व योजना के तहत एक कार्ड प्रदान किया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के, हर व्यक्ति अपने कितनी संपत्ति का मालिक है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भू नक्शा के माध्यम से वन भूमि का स्थानीय डेटाबेस निर्माण करेगी। किसका, वन भूमि का स्थानिक डेटाबेस निर्माण करेगी। और क्या करेगी, जमीन के मालिक की संतुष्टि के लिए, ठीक है ना, बेहतर कुशल सार्वजनिक सेवा का वितरण किया जाएगा, ठीक है। और खसरा खतौनी नक्शे उपलब्ध किए जाएंगे भू नक्शा के तहत, खसरा खतौनी जो भूमि का मालिक होगा। तो मित्रों ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख क्या थे, प्रमुख जो थे ऐप या गवर्नेंस पोर्टल थे। तो इनको हमने देख लिया। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ों को और देखेंगे, ई गवर्नेंस हमारा खत्म हो जाएगा।